नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य यानी अधिनियम को लाने का क्या उद्देश्य था, इस विषय पर चर्चा की थी एवं कुछ केसेस के माध्यम से भी इसके उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। साथ ही आरटीआई एक्ट की धारा 1 से 11 तक को भी सुस्पष्ट तरीके से केसेस के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे ओपन कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, जिसका विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12, 13 और 14 में दिया गया है। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नए नए कानूनों, महत्वपूर्ण केसेस व लॉ से जुड़ी अनेक प्रकार की वीडियोस ऐसे ही लाता रहूंगा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 में धारा 12, 13 और 14 में दिया गया है। हम एक एक धारा को सुस्पष्ट तरीके से देखेंगे। सबसे पहली धारा है धारा 12, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों, इसके 7 खंड हैं। हम एक एक खंड को बहुत बारीकी से देखेंगे। सबसे पहला खंड, पहले खंड में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी। निकाय मतलब एक कमेटी बनाएगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के तहत सौंपे जाएंगे। मतलब जो इसका खंड 1 है वो एक निकाय के गठन का प्रावधान करता है। खंड 2 में जाते हैं। दूसरे खंड में, पहले खंड में जो कहा गया है कि एक निकाय का गठन किया जाएगा, उसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसमें यानी निकाय जिसका गठन किया जाएगा, कितने सदस्य उसमें हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। अब कौन कौन होगा इसमें, ये देखते हैं। सबसे पहले उपखंड का में कहा गया है कि इस निकाय में एक केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी मुख्य व्यक्ति होगा, और उपखंड खा में कहा गया है कि 10 से अनधिक यानी 10 से अधिक नहीं, उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं सदस्य होंगे। यानी इनकी संख्या अगर पूछी जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आए और ये पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है, तो आपको ये बताना है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त इस आयोग में होंगे। अब निकाय का गठन हो गया, सदस्य कितने होंगे ये स्पष्ट हो गया। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इसको खंड 3 में बताया गया है। ये धारा 12 के ही खंड चल रहे हैं अभी। अब खंड 3 देख लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी पर समिति की सिफारिश से की जाएगी। अब इस समिति में कौन होंगे, तो इसमें प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट
संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य होगा। अब यहाँ एक शंका ये है कि यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता ही न हो या विपक्ष इतना कमजोर हो कि विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता ही न दी गई हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। अब इसमें एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अगर ये प्रश्न केवल आएगा, एक नंबर का होगा, सॉल्व होगा, तो आपको लिखना है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दोस्तों, हमने निकाय का गठन देखा, सदस्य कितने होंगे ये भी देख लिया, सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी इसको भी हमने देख लिया। अब हम खंड 4 में देखेंगे कि इनका कार्य और इनकी शक्ति के बारे में क्या है। तो खंड 4 कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा और जिनकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी, और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है। यानी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा किसी भी दबाव या किसी के अधीन रहकर निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा, यह एक स्वतंत्र संस्था होगी। अब खंड 5 में इस आयोग के सदस्य होने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो बताया गया है। तो खंड 5 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। खंड 6 में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सदस्य सूचना आयुक्त संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ना किसी राजनीतिक दल से संबंध रखेगा और ना ही लाभ का पद हासिल करेगा। यानी केंद्रीय सूचना आयोग की धारा 12 का खंड 6 इस बात को स्पष्ट करता है कि इसके जो सदस्य होंगे वो किसी लाभ के पद को धारित नहीं करेंगे, ना ही किसी राजनीतिक दल से संबंध रखेंगे। ये सब केवल इस अधिनियम को पारदर्शी व न्यायुक्त बनाने के लिए किया गया है। अब खंड 7 यानी अंतिम खंड है, इस बात का प्रावधान करता है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और भारत के अन्य स्थानों में केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्यालय स्थापित कर सकेगा। यानी इसका जो मुख्य कार्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। इस बात का प्रावधान धारा 12 का खंड 7 करता है। तो ये धारा 12 से संबंधित यानी गठन से संबंधित बातें थी। अब हम देखेंगे धारा 13 यानी पदावधि और सेवा शर्तें, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब धारा 13 क्या प्रावधान करती है और कैसे करती है, इसको 6 खंडों में बताया गया है। पहला खंड है कि सूचना आयुक्त की पदावधि ऐसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी, किंतु मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकेगा और ना ही पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होगा। यानी इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ये जो पद होगा इसकी जो अवधि होगी वो जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी वो होगी, लेकिन 65 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर ली है तो फिर वो पात्र नहीं होगा और जो एक बार चुन लिया जाएगा उसे पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा। खंड 2 कह रहा है कि इसमें कहा गया है कि सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या केंद्रीय सरकार जो विहित करे इसमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा, किंतु पुनर्नियुक्त नहीं होगी। जो पद खाली होगा उसे धारा 12 की उपधारा 3 से
भरा जाएगा। अब धारा 12 की उपधारा 3 मैंने आपको बताया है कि समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो अब इसमें वही खंड 13 का जो खंड 1 है उसी को इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 65 वर्ष की आयु से पूर्व यदि आपको चुना जाता है तो 65 वर्ष की आयु तक ही आप कार्य कर पाएंगे। खंड 3 क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा निमित्त किसी प्राधिकारी के समक्ष शपथ लेगा और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेगा। यानी कि इनको शपथ कौन दिलाता है? अगर ये प्रश्न आए कि केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य या मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो उसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति या उनके द्वारा निमित्त कोई प्राधिकारी। अब खंड 4 है, कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा। यानी यदि कोई सूचना आयुक्त अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक लेख लिखेगा और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देगा। अब अगर इन्हें हटाना है तो इसकी प्रक्रिया धारा 14 में दी गई है। यानी यहां पर आप स्वेच्छा से देखेंगे कि वो सूचना आयुक्त अगर स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें हटाना है तो उसकी प्रक्रिया धारा 14 में दी गई है। खंड 5 में उनके वेतन भत्तों का प्रावधान है। खंड 6 इसमें सूचना आयुक्त के लिए अधिकारी व कर्मचारी की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है कि उनके लिए कितने कर्मचारी या अधिकारी उपलब्ध कराए जाएंगे, इसका प्रावधान दिया गया। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होगा और इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इस प्रकार हमने देखा धारा 13 में पदावधि एवं सेवा शर्तों का विस्तृत प्रावधान दिया गया है। अब धारा 12 हमने देख लिया, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हो गया। धारा 13 में पदावधि और सेवा शर्तों को हमने देख लिया। अब धारा 14 हम देखेंगे जिसमें सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, इसका प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी 4 खंड हैं, किंतु मैं इसका एक सार आपको बता रहा हूं। दोस्तों इस धारा के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पद से हटा सकता है, किंतु ऐसे कदाचार के आरोप की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति सूचना आयुक्त को पद से हटा सकेगा, किंतु जांच के दौरान उन्हें पद से निलंबित रखा जाएगा। तो इस प्रकार धारा 14 को स्पष्ट किया गया है और धारा 14 में बताया गया है कि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन फिर उन्होंने एक कंडीशन उसमें लगा दिया कि उसकी जांच जो है, जो आरोप उस पर लगाए जाएंगे सूचना आयोग पर, मुख्य सूचना आयुक्त पर या किसी भी सूचना आयुक्त पर जो आरोप लगाए जाएंगे उनकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। अब यहाँ 1 नंबर का ये प्रश्न आता है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार किसका है? तो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन साबित कदाचार के आधार पर है और इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा सूचना आयुक्त को पद से हटाया जाएगा। किंतु तब तक के लिए राष्ट्रपति चाहे तो उसे निलंबित रख सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे होता है, मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति एवं पदावधि, शपथ, त्यागपत्र व उन्हें हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को भी देखा एवं समझा। और हमें विश्वास है कि यह न केवल विधि के छात्रों के लिए बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रश्न यदि माइंड में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। अगले टॉपिक में हम राज्य सूचना आयोग पर चर्चा करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाएं,
और तैयारी करें। आपदा को अवसर में बदलने का पूर्ण प्रयास करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।